हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक नुक्कड़। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी, जो कि क्लास 8 की है। और हमारा आज का पहला जो टॉपिक है वो है रिसोर्सेस के बारे में हम लोग जानेंगे कि एनसीईआरटी में एक्चुअली आपको एक्सप्लेन क्या करना चाह रही है एनसीईआरटी। तो चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए आगे डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले ये रिसोर्सेस। एक्चुअली रिसोर्सेस है क्या? Anything that can be used to satisfy a need is a resources. Anything that can be used to satisfy a need is a resources. It means रिसोर्सेस एक ऐसा संसाधन है जो कि आपके नीड को फुलफिल करता हो। सपोज आप स्कूल के जा रहे हैं, ठीक है, और आपका घर काफ़ी दूर है, आपका घर है ये, और आप वहाँ जाने के लिए एक बस आप हायर करते हैं। तो यहाँ जो आपको बस आपके घर से आपको स्कूल ड्रॉप कर रही है, ये रिसोर्सेस हो गया, क्योंकि आपके कामों में वो आपको हेल्प कर रहा है, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, वही आपका रिसोर्सेस हो गया। हिंदी में बात करें तो संसाधन हो गई। तो चलिए इसी को आगे और समझते हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी देने चाह रही हैं कि एक मोना है और एक राजू है। दोनों अम्मा को घर साफ करने में हेल्प कर रहे हैं। तो इनके बीच कुछ कन्वर्सेशन हुई है, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कन्वर्सेशन है। मोना एंड राजू वेयर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस helping Amma to clean their house. Look at all these things: clothes, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. मोना कहती है कि ये इन सब चीज़ों को देखो। क्लोथ्स हैं, कपड़े हैं, बर्तन हैं, खाने के सामान हैं, कंघी है, हनी की बोतल है, किताबें हैं, ये सारी के सारी यूज़ की चीज़ें हैं। That is why they are important, said Amma. These are resources. तब अम्मा कहती हैं कि ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये रिसोर्सेस हैं। और रिसोर्सेस क्या होता है? इम्पोर्टेंट अगर कुछ किसी भी काम को आपको अगर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है तो उस समय के लिए वो आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई। जो चीज़ इम्पोर्टेंट वो रिसोर्सेस हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ अ रिसोर्सेस। ये क्वेश्चन राजू अपनी अम्मा से पूछता है। अम्मा कहती हैं एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्सेस। कोई भी चीज़ जो कि आपके नीड को सेटिस्फाई कर दे वो रिसोर्सेस हो जाता है। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। तुम अपने आसपास की चीज़ों को देखो, तुम बहुत सी ऐसी चीज़ों में आइडेंटिफाई करोगे कि ये सारे के सारे रिसोर्सेस हैं। जैसे जो पानी तुम पीते हो, तुम्हें प्यास लगती है तो। फिर है द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस, वो बिजली जो कि तुम अपने घर में यूज़ करती हो या करते हो, टीवी देखने में, मोबाइल चार्ज करने में, और भी बहुत तरह के लाइट्स के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे क्या हो गया? तुम्हारी रिसोर्सेस हो गया। द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, अपने घर के लिए घर से स्कूल जाने के लिए जो तुम रिक्शा यूज़ करते हो वो भी क्या हो गया? एक रिसोर्स ही हो गया। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू, द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज्ड आल्सो रिसोर्सेस। कह रही है तुम्हारे पिता ने जो नाश्ता तैयार किया है तुम्हारे लिए वो भी एक तरह का क्या है? रिसोर्सेस ही। वो जो वेजिटेबल यूज हुआ है वो क्या है? रिसोर्सेस है। आगे बढ़ते हैं। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन, दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस रिसोर्सेस। मैंने क्या कहा था कि जिस चीज़ से भी आपकी यूटिलिटी फुलफ़िल हो रही है, आपको उसकी यूज़ है, वो सारी की सारी वस्तु और चीज़ें रिसोर्सेस हो जाती हैं।
जैसे एग्जाम्पल पानी, बिजली, रिक्शा, वेजिटेबल्स, टेक्स्ट बुक जिससे तुम आप पढ़ रहे हैं, वो सारे रिसोर्सेस। फिर क्वेश्चन अराइज करता है राजू, उसके मन में जिज्ञासा होती है कि हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्सेस, आखिर कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बन जाती हैं। तो अम्मा कहती हैं चिल्ड्रन डैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेस ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू, अगर किसी भी चीज़ की वैल्यू है तो वो रिसोर्सेस हो जाता है। इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू, उसकी ज़रूरतें उसे वैल्यू प्रदान करती हैं, प्रोवाइड करती हैं। अभी आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं या लैपटॉप से या सिस्टम से पढ़ रहे हैं, वो उसकी एक यूज़ है, उसका वैल्यू है। अगर आप आपके काम की चीज़ नहीं रहेगी तो आप उसको वैल्यू नहीं दीजिएगा। अगर आप उसे वैल्यू दे रही हैं तो वो क्या हो गया, रिसोर्सेस हो गया। तो आगे है वैल्यू मीन्स वर्थ, सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। यहाँ पे कि कुछ रिसोर्सेज का इकोनॉमिक वैल्यू भी होता है। इकोनॉमिक वैल्यू कहने का सेंस है कि जिसकी आप पैसों से आप आकलन कर सकती हैं, उससे आप बेच कर ये कुछ अर्न कर सकती हैं, वो इकोनॉमिक वैल्यूज़ की बात हो गई। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेटल्स हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, धातु जो है उसका एक इकोनॉमिक वैल्यू है, बिकॉज धातु से क्या होता है, जैसे कि आयरन है Fe, इससे हम लोग क्या बनाते हैं, आयरन रॉड बनाते हैं, जो कि आपको घर बनाने में बेनिफिट होती है। और उसके बाद है कि बहुत सी जैसे कि ब्रिजेस हो गए आयरन से, तो आप देख ही रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट है आजकल के लाइफ में। तो ये क्या हो गया, ये एक तरह का मेटल है जो कि हमें कहाँ से, नेचर से प्राप्त हो रहा है, उसकी रिसोर्सेस है जिसकी इकोनॉमिक एक अपनी इकोनॉमिक वैल्यू है। आगे बढ़ते हैं। सम रिसोर्सेस कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूबल विथ टाइम, your grandmother's home remedies may have no commercial value today, but if they are patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become economic valuable. तो यहाँ पे ये कहना चाह रही है कि जो चीज़ कुछ समय के बाद कुछ चीज़ों का इकोनॉमिक वैल्यू हो जाता है, जैसे कि हमारे होते हैं कि दादी के नुस्खे, पिंपल्स हो गए हैं तो हल्दी लगा लीजिए, पैर में दर्द हो रहा है तो हल्दी और घी के साथ मिक्स करके आप उससे बढ़िया से मसाज करें तो पैर का दर्द चला जाता है। तो ये एक पुराने नुस्खे जो होते हैं वो अभी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन यही कोई कंपनी उसे अगर पेटेंट करा लेती है, पेटेंट कहने का मन है कि रजिस्टर्ड कर लेती हैं और इस पे अपना ब्रांड नेम चिपका देंगे, जैसे कि हिमालय और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि मेडिकल फर्म हैं, मैनकाइंड वगैरह जो भी हैं, ये अगर पेटेंट करा लेती है उस चीज़ें को तो उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगी, इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगी। और वो क्या हो जाएगा, वो एक रिसोर्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आपको अभी कोई यूज़ का नहीं लग रहा है, क्योंकि वो फ्री है, क्योंकि आपकी दादी ने उसे दे रहा है, दादी ने आपको ईजिली प्रोवाइड कर दिया, उसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेस। मतलब ये बताया जा रहा है कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी दो ऐसा फैक्टर है जो कि सब्सटेंस को रिसोर्सेस में चेंज कर देता है। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल्स, दोनों है क्या कि दोनों पीपल्स के नीड्स को रिलेट करते हैं। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस, हम लोग जो पीपल जो है वो खुद एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस है, बिकॉज उसकी आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेस। हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो ह्यूमन CPU है जिसे हम लोग ब्रेन कहते हैं, उसमें एक आइडियाज़ आते हैं, उसमें क्या आते हैं, आइडियाज़ आते हैं, इसमें नॉलेज स्टोर होता है, नए नए इन्वेंशंस की तरफ हमें मोटिवेट करता है, और डिस्कवरीज यानी खोजता है उन बहुत सी चीज़ों को, नया चीज़ों को हमेशा ढूंढने की कोशिश करते रहता है। ये सारे के सारे मिलकर एक नया रिसोर्स जो क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। तो इसी सारे रीज़न के कारण पीपल जो है एक इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस के तरह देखा जाता है।
ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मेनी अदर्स, यानी कि कोई भी खोज और इन्वेंशंस होते हैं उसके बाद बहुत सारे और अदर रिसोर्सेज की तरफ हमें मोटिवेट करते हैं, लेके जाते हैं. द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेस वाइल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील अल्टीमेटली रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. द technology to create hydroelectricity has turned energy into fast flowing water into an important resources. ये जो सबसे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कवर किया था, क्या इन्वेंट किया था? फायर. बहुत सारे हम लोगों ने पहले स्टोरी पढ़ी है ना कि अर्ली एज में क्या होता था कि अर्ली एज में लोग जब वहाँ पे आए तो पत्थर को जब टकराया तो एक चिंगारी निकली जिसे हम लोग फायर या आग कहते हैं, ठीक है. वो आग आने के बाद, आग डिस्कवर होने के बाद बहुत सी चीज़ें बदली हैं. हमें न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिला. क्यों? क्योंकि उसके बाद फिर व्हील्स की डिस्कवरी इन्वेंशन हुई, फिर जो कि हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुआ. फिर आता है न्यू टेक्नोलॉजी जनरेट हुई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की, जो कि एनर्जी को, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया, जब वाटर फ्लो होता है रिवर वगैरह में कुछ हाई उसमें एनर्जी रहती है तो वो टरबाइन को मूव करने के लिए हेल्पफुल होता है. जब टरबाइन मूव करता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. तो हम लोग क्या किए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किए, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस है. अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस में. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस हैं क्या? टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, यहाँ पे दो तरह के रिसोर्सेस हम लोग जनरली जानते हैं. एक होता है नेचुरल रिसोर्सेस, एक होता है नेचुरल रिसोर्सेस, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस एंड ह्यूमन रिसोर्सेस. नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो गया? वैसा रिसोर्सेज जो हमें नेचर से प्रोवाइड हुआ है, जो हमें नेचर से मिला है, सच एज वाटर, river, lakes, soils, minerals or other things. Many of these resources are free gifts of nature, can be used directly. और बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं कि नेचर के थ्रू हमें गिफ्ट किया गया है जो कि हम उसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. बहुत सारे हैं क्या कि दूसरे फॉर्म में है, हम उसको अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं. जस्ट एग्जांपल जैसे कि आयरन हमारे सॉइल में मिनरल के तौर पे है, और के तौर पे उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसे बहुत सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद हमें प्योर फॉर्म ऑफ आयरन मिलता है, ठीक है. तो इसी कारण से नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि हमें डायरेक्टली मिलते हैं, बहुत हमें खुद से डेवलप करना पड़ता है. नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ऑरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन. On the basis of development and use, resources can be classified into groups, actual resources and potential resources. अब यहाँ पे उसके डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, उसके यूज़ के अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई किए हुए हैं नेचुरल रिसोर्सेज को एक्चुअल रिसोर्सेज में और पोटेंशियल रिसोर्सेज में. एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होता है? दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन. These resources are being used in the present, the rich deposit of coal in rural region of Germany and petroleum in the West Asia. वैसा रिसोर्सेज जो जिसका कि हमें क्वांटिटी मालूम होता है उसे हम एक्चुअल रिसोर्सेज कहते हैं. जैसे कि रूर रीजन जो है, जो कि जर्मनी में है, कोल के लिए है, और वेस्ट एशिया में पेट्रोलियम है. डार्क सॉइल्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र, ये जो ब्लैक सॉइल है महाराष्ट्र और उधर दक्कन के पठार के तरफ, वो सारे के सारे क्या एक्चुअल क्वांटिटी में है, जिससे कि हम लोग एक्चुअल रिसोर्सेज कहते हैं. अब आता है पोटेंशियल रिसोर्सेज. पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या आ गया? दोज हुज इंटायर क्वांटिटी में नॉट बी नोन एंड दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट present. This resource could be in the future. The level of technology we have at present may not be advanced enough to easily utilize these resources. तो पोटेंशियल रिसोर्सेस हो गया वैसा रिसोर्सेस जो कि हमें लग रहा है कि हाँ ये रिसोर्सेस है जो कि हमें फ्यूचर में काम देगा. फ्यूचर में काम देगा. अभी उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं आई है जिससे कि हम
इसको यूटिलाइज कर सके इस रिसोर्सेस को। जैसे कि द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज। लद्दाख में जो यूरेनियम फाउंड हुआ है वो एक पोटेंशियल रिसोर्सेज है जो कि हमें फ्यूचर में काम आ सकता है। हाई स्पीड विंड्स आर पोटेंशियल रिसोर्सेज 200 ईयर्स अगो। 200 साल पहले क्या था, ये पोटेंशियल रिसोर्सेज था 200 साल पहले। टुडे दे आर एक्चुअल रिसोर्सेज, अब वो एक्चुअल रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि अब हम लोग यूरेनियम का यूज़ करने लगे हैं। यूरेनियम का यूज़ हम किस चीज़ में करते हैं, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो भी हाईली लेवल पर। तो क्या है कि ये सारी की सारी चीज़ें पहले एक्चुअल रिसोर्सेज थी, अब ये पोटेंशियल रिसोर्सेज हो गई। न पहले पोटेंशियल रिसोर्सेज थी, अब एक्चुअल रिसोर्सेज हो गई। सॉरी, पहले क्या थी, पहले पोटेंशियल रिसोर्सेज थी, अब एक्चुअल रिसोर्सेज हो गई। उसके बाद है क्या कि टुडे दे आर एक्चुअल रिसोर्सेज एंड विंड फार्म जनरेट एनर्जी यूजिंग विंड मिल्स लाइक इन नीदरलैंड्स। You will find some in Nagercoil in the Tamil Nadu and on the Gujarat coast. विंड मिल्स है, ये इसके पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं। विंड मिल्स के थ्रू हवा में जो स्पीड रहती है उसके कारण ये ब्लेड घूमने में, सर्कुलेट होने में हेल्पफुल होता है। जब ये ब्लेड घूमता है तो ये पीछे टरबाइन लगी होती है, ये टरबाइन मूव करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है, अब ओरिजिन के बेसिस पे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। ओरिजिन के बेसिस पे अगर इसको डिवाइड करें तो ये बायोटिक और अबायोटिक में डिवाइड होगा। ए बायोटिक रिसोर्सेस आगे हो गया जो कि नॉन लिविंग थिंग के लिए है, जैसे कि सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स, ठीक है। और ए बायोटिक हो गया जो कि प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, हम लोग भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। अब नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब जो है कि नेचुरल रिसोर्सेज दो टर्म में डिवाइड हो रहा है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज है क्या? रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच वी गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है क्या कि वैसा चीज़ जो कि फिर से रिन्यू हो जाता है और खुद जनरेट हो जाता है, जिससे कि ये बहुत ख़त्म होता नहीं है, ये अनलिमिटेड होते हैं और ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारे काम करते हैं, जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया और क्या है, ये वाटर हो गया। लेकिन अब क्या है कि वाटर जो है ना रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, लेकिन है क्या कि हम लोग इतना हम लोग यूटिलाइज कर लिए हैं कि ये रिसोर्सेस अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज धीरे धीरे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ मूव करता जा रहा है। तो इसको हम लोग को कंजर्वेट करना चाहिए। इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। वंस द स्टॉक हैज आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन human lifespan, such resources are considered non-renewable. Coal, petroleum and natural gas are some examples. Non-renewable resources एक ऐसा resources होता है, non-renewable resources एक ऐसा resources होता है जो कि कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाते हैं। वो स्टॉक, जैसे कि आप घर में चावल दाल जो भी है आपके घर में स्टॉक है, अब कल के दिन वो ख़त्म हो जाएगा तो आपको बाज़ार से लाना पड़ेगा नया खरीद कर, नया पैकेट कर लेके। तो इसी तरह से ये कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब आप बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड। और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जो भी है रिसोर्सेस है वो हमारे लोकल एरिया पर डिपेंड करता है। इसीलिए जितने भी अदर रीजन हैं आप देख सकते हैं इंडिया में, नॉर्दर्न रीजन हो गया, साउदर्न रीजन हो गया, ईस्टर्न हो गया, वेस्टर्न हो गया, सब जगह क्या रिसोर्सेज का रीलोकेशन है, यानी कि हर जगह पे वो अलग अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं। अब बात आती है
Distribution of natural resources depends upon the number of physical factors like terrain, climate and altitude. The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the other. अभी मैंने क्या कहा था कि नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड करता है फिजिकल कंडीशंस पे, फिजिकल फैक्टर्स पे. वो फिजिकल फैक्टर्स क्या क्या है? टेरेन है, क्लाइमेट है और एल्टीट्यूड है. वहाँ का मौसम, वहाँ की जो एल्टीट्यूड है, यानी जिस ऊंचाई पर है, जिस कंडीशन पे है, जिस जगह पे सिचुएटेड है मैप के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे वो फैक्टर बन जाता है. कहीं पहाड़ होती हैं, कहीं नदियाँ होती हैं, कहीं डेजर्ट होता है, कहीं बर्फ़ ही बर्फ़ है. तो ये सारे फैक्टर्स जो है, ये इसको क्या कहते हैं, ये फिर सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है, नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, कि आपको कहाँ क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा. अब आगे बढ़ते हैं. आगे अब आ जाता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेज बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन द ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड. बहुत बार ऐसा होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो कुछ मॉडिफिकेशंस के बाद रिसोर्स में तब्दील हो जाता है, चेंज हो जाता है. तो ये चेंज आता कैसे है? तो ह्यूमन इसको चेंज करते हैं. ह्यूमन चेंज करते हैं मतलब उसको अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं. इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं. इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं. हम लोग अपने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, अपने आइडियाज़ से, अपने नॉलेज से, मशीनरी से, व्हीकल से, ब्रिजेस से, ये सारे के सारी चीज़ जो भी हैं जो कि ह्यूमन मेड है, उसे हम लोग ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं. आखिर ब्रिजेस जो है वो किसने, कौन बनाया है? तो हमने बनाया है. रोड्स कौन बनाया? हमने बनाया है. मशीनरी कौन बनाया? हमने बनाया. व्हीकल्स कौन बनाया? हमने बनाया. ये जितनी भी चीज़ें हैं जो कि ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई हैं, नेचुरल चीज़ों को यूज़ करते हुए, नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए, उसे हम लोग ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं. Some people like us use natural resources to make human made resources, said Mona, nodding in understanding. Yes, said Raju. मोना कहती है कि हम लोग के जैसे लोग नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाने में. और इसमें राजू कहता है हाँ ये तो सही है. आगे बढ़ती, अब ह्यूमन रिसोर्सेज पे हम लोग डिस्कस करेंगे. ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया कि हम लोग पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग भी क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेज ही है. पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज. आप इस चीज़ पे गौर करें तो पीपल आर नेचुरल रिसोर्सेज, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज. क्यों? क्योंकि हमने अपनी एजुकेशंस के अकॉर्डिंग, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, स्किल के अकॉर्डिंग, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग बनाया है. तो यहाँ पे हम लोग क्या है, एक मीडियम है किसके बीच में, रिसोर्सेस, पोटेंशियल रिसोर्सेस और एक्चुअल रिसोर्सेस के बारे में. ठीक है. अभी हो सकता है कि हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, वो हमें इम्पोर्टेंट नहीं लगता हो. क्या लगता हो? इम्पोर्टेंट नहीं लगता हो. लेकिन हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है, हो सकता है कि उस समय वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए जिससे कि उसको यूज़ करने में कोई कठिनाई ना हो, वो एक रिसोर्सेज के तौर पे नज़र आए. तो वो क्या हो जाएगा, वो पोटेंशियल रिसोर्सेज जो है वो एक्चुअल रिसोर्सेज में तब्दील हो जाएगा. तो हम जो एक मीडियम होता है किसी भी चीज़ को करने का, वो एक रिसोर्स के रूप में जाना जाता है. तो अभी हम लोग क्या है, एक मीडियम है. तो ये हम लोग रिसोर्स हैं. क्या है? पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज. क्योंकि हमने अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव किया है, स्किल्स को इम्प्रूव किया है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को अपने लायक बना सकें. अब आगे बढ़ते हैं. ये पिक्चर में कुछ बताने की कोशिश की गई है. क्रॉप्स ruined ड्यू टू ड्राउट, कैन आई फाइंड अ सॉल्यूशन? दैट्स इट. इट्स ऑल थैंक्स टू नॉलेज, एजुकेशन, स्किल, वी फाइंड अ सॉल्यूशन. यहाँ पे humans are interdependent on each other. Farmers provide food grains for everyone. Scientists suggest various means to combat problems related to agriculture and improve farm production. यहाँ पे ये जो डॉक्टर हैं, ये क्या कर रही हैं? ये जान रही हैं कि हाँ
किसान प्रॉब्लम में है, सूखा पड़ गया है, तो वो कुछ डेवलप करती हैं, वो अपने एजुकेशन अपने स्किल को यूज़ करते हुए एक ऐसा सॉल्यूशन बताती हैं कि ऐसा बीज तैयार करती हैं कि सूखे में भी थोड़ा बहुत अगर मॉइस्चर भी रहे तो प्रोडक्शन हो जाएगा। तो ये क्या करेगी, इम्प्रूव कर रही हैं प्रोडक्शन को, किसान को हेल्प कर रही हैं, फार्मर्स को हेल्प कर रही हैं। इससे क्या होता है, यही नॉलेज जो है हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं रिसोर्सेज के थ्रू। तो यहाँ पे ह्यूमन हो गया ना, ह्यूमन रिसोर्सेज। आगे बढ़ते हैं, अब आप बात करते हैं कंजर्विंग रिसोर्सेज के बारे में। तो सबसे पहले आती है बात कि कंजर्विंग मतलब क्या होता है। कंजर्विंग मतलब हो गया किसी भी चीज़ को कंजर्व करके रखना, अपने बचा के रखना, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टोरी है थोड़ी सी, उसको देखते हैं क्या लिखा हुआ। मोना हैड अ नाइटमेयर। शी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन. There was no shade and nothing to eat or drink. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. She told her mother about the dream. Amma, can easily really happen, she asked. Yes, Amma replied, if we are not careful, then even renewable resources can become very scarce and the non-renewable ones can definitely get exhausted. What can we do about it? Raju asked. Lots, replied Amma. यहाँ पे एक स्टोरी है जो कि मोना को एक स्वप्न आता है जिसमें कि मोना को लगता है कि यहाँ पे पानी ख़त्म हो गया है, सारा जगह सूखा पड़ गया है, पेड़ कट चुके हैं, वहाँ पे कोई छांव नहीं है, पीपल सफ़र कर रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर खाना के तलाश में, छांव के तलाश में। सी टोल्ड हर मदर अबाउट, उसकी अम्मा को जब स्वप्न के बारे में बताया तो अम्मा कहती हैं, वो पूछती हैं कि अम्मा क्या ये सच में ऐसा हो सकता है। तो अम्मा कहती है हाँ ज़रूर, अगर हम लोग अपने रिन्यूएबल रिसोर्सेस के बारे में डरते नहीं हैं और उसे कम से कम यूज नहीं करते हैं तो कल के दिन ये ऐसा हो सकता है कि हम लोग के पास किसी प्रकार की रिसोर्सेस ना बचे, एग्जॉस्ट कर जाए। तब राजू ने पूछता है कि हम लोग को इसके लिए क्या करना चाहिए। तो अम्मा कहती हैं लॉट्स, यानी कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? तो कर सकते हैं यूजिंग रिसोर्सेस केयरफुली एंड गिव देम टाइम टू गेट रिन्यूड। एक मिनट, थोड़ा सा, हाँ। Using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. यानी कि हम लोग अगर रिसोर्सेस को कम से कम यूज़ करें और उसे टाइम दे रिन्यू होने की, तो उसे हम लोग रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। यानी कि रिसोर्स की बचत को करनी चाहिए। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर। उसे बचाना है और फ्यूचर के लिए बचा कर रखना है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है भाई? अब बात आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है जिसमें कि हम लोग अपने फ्यूचर जनरेशन्स को ध्यान में रखते हुए, अपने फ्यूचर्स को ध्यान में रखते हुए किसी भी चीज़ को यूटिलाइज करते हैं, उसे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। देयर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं रिसोर्स को कंजर्वेशन करने के लिए। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज आवर लाइव्स आर लिंक्ड। अब यहाँ पे है कि ये प्रत्येक इंसान, प्रत्येक जो हम लोग जो हैं उसको हम लोग अपने कंजप्शन जो कि हम लोग पानी का यूज़ कर रहे हैं उसे कम से कम यूज़ करें। इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं उसे बचा के यूज़ करें, क्योंकि इस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में बहुत सारे कोयले हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो जितनी भी चीज़ हम लोग आसपास देख रहे हो, सारी की सारी मैक्सिमम चीज़ें रिसोर्सेस हैं, उसको कम से कम यूज़ करें ताकि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन हो वो अच्छे तरीके से आज से 100 साल तक हम इसे धीरे धीरे यूज़ करते रह जाएं, जिससे कि हमारे फ्यूचर जनरेशन को ज़्यादा दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं, आगे देखें। दैट इवन चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स
made packets and shopping bags out of old newspaper, discarded clothes, baskets, and bamboo sticks. We all give a few to every people we know, said Mona. After all, it is for a very good cause, said Mustafa, to save our resources and to keep our earth alive. तो उस शाम बच्चों ने ये प्लानिंग की कि हम लोग पुरानी पैकेट्स और शॉपिंग बैग्स को यानी पुरानी चीज़ों से पैकेट्स और शॉपिंग बैग्स बनाने वाले हैं, जैसे कि हो गया पुराना न्यूज़पेपर, पुराने कपड़े, फिर आ जाते हैं पुराने वो बास्केट वगैरह जो प्लास्टिक के होती है, बैम्बू स्टिक हो गए, यानी बैम्बू स्टिक जो कि से जो बनी होती हैं, जिसे हम लोग टोकरी के नाम से जानते हैं, ठीक है, किस नाम से जानते हैं, टोकरी के नाम से जानते हैं, उसको यूज़ करके पैकेट्स और शॉपिंग बैग्स बनाई। और मोना ने कहा कि वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, हम लोग प्रत्येक फैमिली जिसको भी जानते हैं उसे ये देंगे। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर गुड काउज, यानी कि ये कुछ भी हो, ये एक अच्छे चीज़ों के लिए है, अच्छे रीज़न के लिए, ऐसा मुस्तफ़ा कहता है। टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव, ये अच्छा काउज क्या है कि हमें अपना रिसोर्स को बचाना है और हमारे अर्थ को जिंदा रखना है, ठीक है। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जेसी। मेनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, शी एक्सप्लेन। जेसी कहती है कि अब मैं पेपर का गलत इस्तेमाल नहीं करूँगी, उसे वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत सारी ट्रीज़ कट जाती हैं ये पेपर बनाने के लिए। I will see that electricity is not wasted in my house, shouted Mustafa. Electricity comes from water and coal. मुस्तफ़ा कहता है अब मैं कम से कम बिजली का यूज़ करूँगा, उसे बर्बाद नहीं करूँगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए बहुत सारे वाटर और कोल का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बॉक्स में दी हुई है कि प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्रिंसिपल क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की? रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। हमें हर फॉर्म, जितनी भी लाइफ्स हैं यहाँ पे हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास, उसे हम लोग को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए, क्योंकि सारा का सारा बायोडाइवर्सिटी सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। हमें ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करना चाहिए, उसकी क्वालिटी को, उस रिसोर्सेज को कम से कम यूज़ करके और बेहतर ढंग से यूज़ करके। कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। अर्थ का जो जितने तरह तरह के और भी बहुत सी चीज़ें हैं, उसे बचा के, या जो भी भिन्नताएँ हैं उसको संजो के हम लोग अर्थ की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, ज़रूरत भर ही। चेंज द पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवार्ड्स द इन्वायरमेंट। और हमारा जो पर्सनल जो भी हैबिट है, एटीट्यूड है, उसको चेंज करना चाहिए। हमें इन्वायरमेंट के तरफ प्रति थोड़ा सा सजग होना चाहिए। इनेबल कम्युनिटीज़ टू टेक केयर ऑफ देयर ओन इन्वायरमेंट। और जितने भी कम्युनिटीज़ हैं उसे हम लोग को समझाना चाहिए कि हम लोग अपने इन्वायरमेंट को किस तरह से केयर कर सकते हैं। I will make sure that water is not wasted at home, said Asha. Every drop of water is precious. यहाँ पे आशा कहती है कि अब मैं पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि पानी का एक बूंद भी बहुत ज़्यादा कीमती है। Together we can make a difference, chorus the children, sorry. इस बच्चे ने साथ मिलकर ये प्रण लिया, ये ठाना, ये चिल्ला, ये अपने आप में, और बोला कसकर। क्रोकोरस मतलब होता है एक साथ किसी भी चीज़ को बोलना, ठीक है। तो बोला कि अब हम लोग साथ मिलकर ये डिफरेंस, ये जो बदलाव है, इसको लाना है। देयर आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि मोना, राजू और उसके दोस्त करते हैं। व्हाट अबाउट यू, आप क्या सोचते हो, तुम क्या सोचते हो? हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज, कैसे तुम रिसोर्स को कंजर्व करने में हेल्प कर सकते हो। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स, देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट। हमारे प्लानट का फ्यूचर और यहाँ के लोगों का
जो फ्यूचर है वो हमारे एबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो एबिलिटी क्या है भाई? टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स। हमें जो कि नेचर ने प्रोवाइड किया है उसे हम लोग को मेंटेन करना है और उसे सपोर्ट करना है, ताकि प्रिजर्व करना है, जो कि लाइफ सिस्टम फ्यूचर के लिए भी बना रहे। ठीक है, और हम लोग इसको एश्योर कैसे करेंगे? हमारी ड्यूटी क्या होनी चाहिए? तो ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसे सस्टेनेबल बनाना चाहिए। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड। जितने भी प्रकार के विभिन्नताएं हमारे अर्थ में पाई जाती हैं उसे कंजर्व करना चाहिए। द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड। जितने भी चीज़ जो कि इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं उसको कम से कम यूज़ करना चाहिए। तो वो क्या है भाई? तो हम उन लोगों ने ट्रांसपोर्ट यूज़ किया है, उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशंस होते हैं जो कि हमारे नेचर के लिए सही नहीं है, ना हमारे लिए सही है। जितने ज़्यादा पॉल्यूशंस होंगे उतनी ज़्यादा बीमारियां होंगी, उतनी ज़्यादा हमारे क्या है नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट होंगी। जो एयर, जो गुड क्वालिटी ऑफ एयर हम लोग ले रहे हैं वो नहीं रहेगा। वाटर पोल्यूट कर रहे हैं हम लोग ड्रेनेज सिस्टम को उससे जोड़कर। वाटर पोल्यूट हो रहा है, हमारे हार्ड से हार्ड डिटर्जेंट वगैरह यूज़ करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं, जिसके कारण कि पानी की जो क्वालिटी है वो ख़राब होती जा रही है, यानी कि पानी भी पोल्यूट हो रहा है। हम लोग लाउड म्यूज़िक यूज़ कर रहे हैं, हॉर्न बजाते रहते हैं, हमारा पूरा का पूरा एनवायरनमेंट साउंड पोल्यूशन से भरा पड़ा है। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ को हमको कम से कम यूज़ करना है, सिर्फ काम भर मतलब लेना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, पर्सनल गाड़ी उतनी यूज़ नहीं करें, जितनी ज़्यादा व्हीकल्स चलेंगी उतनी ज़्यादा पोल्यूशंस होंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल यहाँ से वहाँ जा भी सकेंगे। गवर्नमेंट को भी थोड़ा क्या कहते हैं वो, थोड़ा सा पैसे में आ जाएंगे, हेल्प मिलेंगे। गरीब लोग जो हैं, जो कि काम करते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, उनको भी हेल्प हो जाएगा। इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, एयर पोल्यूशन बहुत हद तक कम हो जाती हैं। फिर पानी को कम से कम इस्तेमाल करें और ड्रेनेज सिस्टम को सही बनाएं, ताकि ये पानी के जो रिवर से जो ड्रेनेज सिस्टम को जोड़ दिया गया है ये बहुत ही गलत है, जिससे कि हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो ये हमारा था पूरा थियोरेटिकल पार्ट। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो क्वेश्चन आंसर गाइस मैं अपने लिंक पर दे दूँगा, या किसी दिन मैं नेक्स्ट पार्ट में पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर दूँगा। कोशिश ये करूँगा कि ये जो क्वेश्चन आंसर है ये आप मेरे वेबसाइट पे देख सकते हैं, और ये वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, और अच्छे से पढ़ें, मज़े से पढ़ें।